नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास, CDP एंड शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज 30 प्रश्न की जगह 20 प्रश्न है। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 देखो क्या कह रहा है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार किस बुद्धि की अधिकता रखने वाले लोग विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और विद्यालय में सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखो मित्रों, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो आपके बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो दिया था मित्रों 1985 में। ठीक है, 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे सूचना संसाधन सिद्धांत या फिर मैं कह सकता हूँ त्रिचापीय या त्रितंत्र सिद्धांत बुद्धि का इनको बोला जाता है। जो इन्होंने सिद्धांत दिया त्रिचापीय, त्रितंत्र या सूचना संसाधन सिद्धांत। ठीक है, आगे देखो मित्रों। अब इसमें कि लिखा है कि किस बुद्धि की, यहाँ पे इन्होंने तीन तंत्र बताए, 3 प्रकार की बुद्धि के लोग बताए, जिनमें एक है घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि, इसको एक नाम और है यानी विश्लेषण बुद्धि। ठीक है, इसके अलावा है आनुभविक बुद्धि, जिसे कहा जाता है सृजनात्मक बुद्धि। और तीसरा है सांदर्भिक बुद्धि, इसे कहा जाता है मित्रों व्यावहारिक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा लिखा है कि विश्लेषण करने के, यानी जब समस्या का समाधान करते हैं तो विश्लेषणात्मक तरीके और आलोचनात्मक तरीके से करते हैं। तो ये कौन सी होगी? विश्लेषण बुद्धि, इसीलिए कहा गया, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ये घटकीय बुद्धि वाले लोग होते हैं। बाकी अनुभविक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि की बात करूं, ये लोग मित्रों पूर्व अनुभव से क्या करते हैं? सृजनात्मक तरीके से पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए समस्या का समाधान करते हैं। जबकि सांदर्भिक बुद्धि व्यवहार की बात करूं, जो दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका निपटारा इस बुद्धि के लोग करते हैं। तो उपयुक्त सभी नहीं रहेगा, यहाँ पे विकल्प 1 सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं मित्रों, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, अधिगम संबंधित हार्मिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? अच्छा प्रश्न है मित्रों। जो अधिगम संबंधी हार्मिक दृष्टिकोण है, ठीक है, अधिगम संबंधी हार्मिक दृष्टिकोण, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये दृष्टिकोण, जब आप अधिगम संबंधित कुछ 4-5 दृष्टिकोण दे रखे, तो उसमें एक आया हार्मिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? अच्छा प्रश्न है। कुर्ट लेविन ने, कोलर ने, थॉर्नडाइक या हिलगार्ड ने? तो मित्रों कुर्ट लेविन की बात करूं तो इन्होंने अधिगम से संबंधित क्षेत्रीय दृष्टिकोण दिया था। ठीक है, जबकि कोलर तो अंतर्दृष्टि में आ जाते हैं, हिलगार्ड नहीं आएगा। इसका उत्तर रहेगा मित्रों थॉर्नडाइक, यानी कि थॉर्नडाइक ने हार्मिक दृष्टिकोण अधिगम संबंधित दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि इसमें मूल जो केंद्रीय बिंदु रहता है वो रहता है अधिगम का लक्ष्य। ठीक है, तो तीसरा विकल्प सही है मित्रों प्रश्न संख्या 2 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं? अच्छा प्रश्न है। जो सृजनात्मकता होती है, मौलिकता, नवीनता, क्रिएटिविटी, उसकी प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है। रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामयिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, किसी शब्द या अवधारणा को पुनः परिभाषित करने की योग्यता, या केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता। देखो मित्रों, सृजनात्मक बता दूं, नवीन शब्द आ जाए, नवीनता। ठीक है, इसके अलावा मौलिकता शब्द आ जाए, विचारों का उत्पादन आ जाए, ये चीज़ें इसमें शामिल होगी। उत्पादन, नवीनता, मौलिकता। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई रूपांतरण की योग्यता, यानी कि परिवर्तन करने की, तो परिवर्तन करेंगे तो बिल्कुल कुछ चीज़ नवीन होगी, तो ये विशेषता है। फिर है किसी शब्द या अवधारणा को पुनः परिभाषित करने की योग्यता। जब पुनः परिभाषित करेंगे तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी नवीनता, मौलिकता होगी, तो ये भी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता है। और केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता, मैंने उत्पादन बता दिया, तो ये भी सृजनात्मकता से संबंधित है। लेकिन किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करे तो यह सृजनात्मकता की विशेषता नहीं होगी। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं मित्रों, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय उपयुक्त कथन को अस्वीकार करता है? ज्ञान
को यहाँ पे प्रमुखता दी गई, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है और इसे प्राप्त करना है अधिगम है। तो मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय था जो इस कथन को, ज्ञान को अस्वीकार करने की इसने धारणा दी थी? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद या मनोविश्लेषणवाद? तो मित्रों सीधा सा इसका उत्तर है विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 4 में, यानी कि ज्ञान की जो अवधारणा है उसका जो विरोध किया था संरचनावाद में। तीसरा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसके अच्छे अंक आने पर उसको कंप्यूटर दिलाने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है? देखो, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए क्या कर रहा है? कठिन परिश्रम कर रहा है। ठीक है, उसके पिता ने उसके अच्छे अंक आने पर उसको कंप्यूटर दिलाने का वादा किया। देखो, कठिन परिश्रम कर रहा है, ये तो आंतरिक चीज हो सकती है। ठीक है, लेकिन कह रहे कि उसके पिता ने उसके अच्छे अंक आने पर उसको क्या दिलाने का वादा किया है? कंप्यूटर दिलाने का वादा किया। इसका मतलब ये चीज़ जो कंप्यूटर दिला रहे यानी कि ये पुरस्कार है। ठीक है, और जब बात पुरस्कार की आती है तो आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, इनामी प्रेरणा या आंतरिक व बाहरी? तो देखो, इनामी प्रेरणा ये कोई प्रेरणा नहीं है और इस प्रकार यहाँ आंतरिक भी नहीं होगी, तो ये विकल्प हट जाएगा। यहाँ होगी बाहरी प्रेरणा, यानी कि दूसरा विकल्प मित्रों सही है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 6 देखिए, किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन है स्किनर, सिम्पसन, वैलेंटाइन या जोन्स? कि जो किशोर होते हैं उनको निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, ऐसा किसने माना है? तो ऐसा माना है मित्रों स्किनर ने। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। सारे बहुत अच्छे प्रश्न हैं मित्रों। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है? समूह अधिगम यानी समूह में सीखने का कौन सा तरीका नहीं है? परिचर्चा, प्रयोजना विधि, कार्य गोष्ठी, अभिकर्मित अधिगम? तो देखो, समूह अधिगम का तरीका कौन सा नहीं है? यानी कि देखो, जब परिचर्चा होगी तो समूह में हो सकती है परिचर्चा, तो ये तो है। प्रयोजना विधि की बात करूँ तो मित्रों प्रयोजना विधि भी समूह में छात्रों को काम दिया जाता है, तो वो प्रयोजना हो सकती है, वो भी किल पेट्रिक डीवी वाले ना। और कार्य गोष्ठी की बात करूँ तो इसमें तो बिल्कुल 30 से 40 सदस्य होते हैं इसमें, है ना। 4-5 दिन तक एक ही समस्या पर काम करते रहते हैं, तो ये भी समूह में तो है। ठीक है, तो कार्य गोष्ठी भी है। इसका मतलब चौथा विकल्प नहीं है भाई। अभिकर्मी जो अधिगम है ना, ये किस प्रकार का है मित्रों? ये स्व अधिगम है। ये एक प्रकार का स्व अधिगम है। ये प्रश्न भी मैंने करवा चुका हूँ पहले। स्व अधिगम है यानी एक बालक अपनी गति से इसमें आगे चलता है ना। तो चौथा विकल्प सही है मित्रों प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, तरल बुद्धि का विकास किस अवस्था में होता है? तरल बुद्धि यानी कि ठोस व तरल बुद्धि का सिद्धांत था, वो दिया मित्रों 1963 में। किसने दिया? आर.बी. केटल ने। और केटल के साथ में कौन थे? हॉर्न महोदय थे। ठीक है, केटल और हॉर्न ने दिया था 1963 में। कौन सा? ठोस व तरल का। याद रखना क्रम से, पहले ठोस आएगा फिर आएगा तरल बुद्धि। ठीक है, इसी को धारा प्रवाह बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। विशेषता बता दूं, ठोस विशेषता है ना, ये तो हो जाएगी आनुवांशिकता से प्रभावित। ठीक है, इस पे आनुवांशिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तरल पे पड़ेगा वातावरणीय कारकों का। ठीक है, ठोस अवस्था पाई जाएगी मित्रों किशोर अवस्था, जबकि जो तरल है वो पाई जाएगी आपके वयस्क अवस्था में तरल बुद्धि। ठीक है, किशोर अवस्था में आपके ठोस बुद्धि पाई जाएगी। तीसरा विकल्प सही है मित्रों प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? व्यवहारवाद, जे.बी. वाटसन इसके प्रतिपादक थे, लेकिन व्यवहार शब्द का पूछे सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मैकडूगल ने किया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बोला है, गलत कौन सा है? तो ये चेतना का विरोध करता है, बिल्कुल वाटसन ने चेतना का विरोध किया, सही है। ये अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, बिल्कुल देता है, क्यों भी बताऊंगा मैं। ये अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, ये चीज़ इसमें गलत है। ये वातावरण पर बल देता है, तो व्यवहारवाद वातावरण पर बल देता है, सही। क्योंकि वाटसन ने कहा था ना, तुम मुझे कोई भी बालक दो, जैसा चाहो वैसा बना सकता है ना, वातावरण से समझे। ठीक है, अब देखो ये अंतर्वेशन विधि को स्वीकार नहीं करता है, तो किस विधि को करता है? ये करता है मित्रों बहिर्दर्शन विधि को। ठीक है, बहिर्दर्शन विधि दी थी वाटसन ने, जिसे बोला जाता है निरीक्षण या अवलोकनीय विधि। तो बहिर्दर्शन वाटसन ने दी, तो उसमें निरीक्षण या अवलोकनीय होता है दूसरों का भी। तो यहाँ पे
तीसरा विकल्प इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि तीसरा विकल्प इसका उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों प्रश्न संख्या 10 है, सूक्ष्म उपागम को अपनाया जाता है। देखो जो सूक्ष्म उपागम है ना मित्रों, इसको अपनाया जाता है, यानी कि किस में अपनाया जाता है? शिक्षण नीतियों में, शिक्षण विधियों में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ होती है शिक्षण नीति, एक चीज़ होती है शिक्षण विधि, ठीक है, दो चीज़ें होती है। नीति में तो जो उद्देश्य होता है ना, उनकी प्राप्ति की जाती है, और विधि उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है, यानी कि इसमें पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, जबकि ये उद्देश्यों पर आधारित है। तो एक होता है सूक्ष्म उपागम, तो सूक्ष्म उपागम होता है नीति में, जबकि एक होता है स्थूल, वो होता है विधि में। कैसे? स्थूल होता है ना प्रत्यक्ष, ठीक है, तो प्रत्यक्ष कब आएगा? हम विधि का उपयोग करेंगे ना। नीति तो लिखित में होती है, हम तो विधियों का प्रयोग करते हैं ना भाई, विधि को अपनाते हैं ना, मतलब विधि को प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो स्थूल है ना प्रत्यक्ष, तो जिसमें जो उपकरण लेंगे वो प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट क्या रहा वो हम जब लिखेंगे ना, तो मतलब प्रत्यक्ष से प्रमाण, ये प्रमाण के रूप में आ जाएगा, वो शिक्षण नीतियों में आएगा। यानी कि अच्छा प्रश्न है, पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 10 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। विद्यार्थियों हेतु परीक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि, विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षण करते हैं हम, ठीक है, ये प्रभावशाली बनाना तो कब बन सकता है? यदि वही पाठ बार बार दोहरा जाए। नहीं, पाठ बार बार दोहराए जाने से परीक्षण प्रभावशाली नहीं बनेगा। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, बिल्कुल सही है। जो भी परीक्षण कर रहे हो उस परीक्षण में जो प्रश्न रखते हो ना, प्रश्न पत्र में प्रश्न रखते हो, वो बालक के मानसिक स्तर के अनुसार रखने चाहिए, बालक की उम्र के अनुसार रखने चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार रखने चाहिए। सामाजिक स्तर का अनुसार बिल्कुल नहीं, और पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखे, इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिलहाल दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है बाल विकास का श्रेष्ठ सिद्धांत है मित्रों। बाल विकास का श्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है? अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, तो बिल्कुल गलत। विकास क्या केवल अनुभव से होता है? ये गलत है। विकास केवल प्रबलन व प्रेरणा के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। केवल प्रबलन देकर, प्रेरणा देकर तो केवल है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा विकास थोड़े ना होता है। श्रेष्ठ सिद्धांत पूछा है, तो विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। देखो, प्रत्येक बच्चे की गति अलग अलग होती है तो ठीक है, लेकिन अनुमान इसमें विकास में थोड़े ना लगाया जा सकता भाई कि इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार अनुमान का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। इसमें तो एक प्रक्रिया चलती है। विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, लेकिन अनुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है, ठीक है, पूर्ण तरीके से नहीं बता सकते। अनुभव कुछ हद तक लगाया जा सकता है, लेकिन विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है ना। यानी कि सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत बाल विकास का यह है कि परिपक्वता और अनुभव मिलकर विकास को उद्भव करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है। तो चौथा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर मित्रों। समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास क्या होता है? देखो जो मित्रों समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहा गया, इसके अनुसार विकास क्या होता है? तो देखो, बाहर से केंद्र की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की होता है, पेड़ से सिर की ओर होता है। देखो, पेड़ से सिर की ओर ये तो होता नहीं है, ठीक है। अब सिर से पैर की ओर की कहूँ तो इसे कहते हैं सिर पदाभिमुख सिद्धांत, ठीक है। याद रखना, सिरा पदाभिमुख विकास या सिर पदाभिमुख विकास बोलते हैं इसको, सिर से पैर की ओर जो होता है वो। तो ये भी यहाँ पे हटेगा। अब दो विकल्प बचे, उनमें से होगा या तो तीसरा होगा या फिर पहला होगा। केंद्र से बाहर होगा या बाहर से केंद्र। तो बाहर से केंद्र ये तो होता नहीं है, तो समीप दूराभिमुख जिसे बोलते हैं मित्रों निकट से दूर की ओर होना, निकट से दूर की ओर होना, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर होना, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 13वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। चिंतन के सामान्य प्रकारों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? देखो, चिंतन के सामान्य प्रकार की बात करूँ ना तो 4 सामान्य प्रकार आएंगे चिंतन के, ठीक है। उसमें सबसे श्रेष्ठ पूछा है, तो सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, आपको बता दूं मैं, तार्किक चिंतन। दूसरा विकल्प सही रहेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं चारों की। ये चारों प्रकार है चिंतन के सामान्य प्रकार में, है ना, ये सामान्य प्रकार है चिंतन के, ठीक है। जबकि विशिष्ट प्रकार पूछे ना,
या फिर सामान्य नाम नहीं आता है और चिंतन का प्रकार आते हैं ना, वहाँ पे मुख्य रूप से जिक्वार्डो और रुक ने 1977 में 2 बताए थे, सवलीन और यथार्थवादी। प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है सबसे निम्न प्रकार का, जबकि सबसे श्रेष्ठ होता है तार्किक चिंतन। सबसे निम्न होता है क्योंकि छोटे बालकों में पशुओं में पाया जाता है, क्योंकि ये मूर्त होता है, जो चीज सामने होती है ना उसी पे कर सकते हैं। प्रतीकात्मक चिंतन, इसमें भाषा संकेत आदि का प्रयोग होता है, इसमें भाषा संकेत का भी नहीं होता है, ठीक है। काल्पनिक चिंतन, ये पूर्व अनुभव आधारित होती है, इसे सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। दूसरा विकल्प फिलहाल सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 15 देखो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन आरटीई 2009 के बारे में सही है, सही नहीं है। आरटीई 2009 के बारे में सही नहीं है कथन, ये पूछा है। ये देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, कथन सही है ये तो। एसएमसी में वर्तमान में 16 सदस्य, बिल्कुल वर्तमान में एसएमसी में सदस्यों की संख्या 16 है। 3/4 इसमें अभिभावक होने चाहिए। 16 में से मतलब 16 सदस्य टोटल होते हैं, उनमें 50% महिलाएं होती है, वुमेन, ठीक है। यानी कि 16 में से 50% 8 महिलाओं का होना अनिवार्य है। 3/4 यानी कि 75% है वो इसमें अभिभावक होता है। एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होगा, ठीक है। यह विकलांग बालकों के लिए 14 वर्ष तक लागू है, तो यह कथन गलत है। 14 वर्ष तक तो सामान्य बालकों के, जबकि दिव्यांग या विकलांग बालकों की करूँ तो बात तो 6 से लेकर 18 तक है, याद है मैंने, ठीक है। इसका सबसे छोटा अध्याय तो देखो आरटी में आपको बताया 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, ठीक है। तो 7 अध्याय और 38 धारा, सबसे छोटा अध्याय 1 है, जबकि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है ये आपको आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आज का प्रश्न है, ठीक है। सबसे छोटा अध्याय 1 है, इसमें 2 धारा चलती है, ठीक है। तो ये तो सही कथन है, तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। निम्न में से कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। संतुलित समायोजन होना यानी एकदम स्वस्थ होना, उसका क्षेत्र कौन सा नहीं है। अवधान की मांग, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, कार्य कुशलता या सामयिक संतुलन। तो देखो मित्रों, सामयिक संतुलन, संवेगों से संतुलन रहेगा तो सही है। कार्य करने की कुशलता या क्षमता रहेगी, ये भी सही है। और अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, तो ये भी सही है, संतुलन हो रहा है। लेकिन अवधान की मांग, अवधान का अर्थ होता है मित्रों ध्यान, ध्यान केंद्रित करना, लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं है, उसकी मांग हो रही है ध्यान केंद्रित करो, इसका मतलब ध्यान केंद्रित नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं बल्कि असंतुलित है। तो यहाँ पे विकल्प एक सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 16 में। चलिए आगे प्रश्न संख्या 17वां शानदार प्रश्न है। बगुला भगत होना किस रक्षात्मक युक्ति को दर्शाता है। बगुला भगत होना, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। किस रक्षात्मक, जब आप रक्षात्मक युक्ति समायोजन पढ़ोगे तो उसमें है प्रत्यावर्तन, प्रत्याहार, उदात्तीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो प्रत्यावर्तन की बात करूँ, यह तो होता पीछे की अवस्था में लौटना, जिसे प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन बोला जाता है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। उदात्तीकरण या जिसे बोलूँ शोधन या फिर मार्गांतरीकरण, इसमें क्या होता है कि जो समाज विरोधी लक्ष्य इच्छाएं रहती है ना, उनको समाज मान्य में बदल जाता है। जैसे कोई लड़ाई झगड़े करने वाला ज़्यादा है तो वो मुक्केबाज या पहलवान बन जाएगा। किसी को प्रेम में असफलता विफलता मिली है तो वो क्या करेगा, वो युद्ध के क्षेत्र में जाकर वीरता अर्जित करेगा, ये होता है उदात्तीकरण, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। प्रत्याहार, प्रत्याहार को विलोपन भी कहते हैं या विनिर्दिष्ट व्यवहार भी कहते हैं। ये क्या होता है मित्रों, प्रत्याहार विलोपन, इसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आपको ले लिया क्योंकि आपको वापस रिवाइज में आ जाए, ठीक है। प्रत्याहार या विलोपन होता है मित्रों जिस चीज़ से डर लगता है उससे दूर जाना, है ना। परीक्षा में फेल होने का ज़्यादा मतलब शक हो रहा है अपने को, ठीक है, परीक्षा से डर लग रहा है तो क्या करेंगे, परीक्षा देने ही नहीं जाएंगे। ये होता है प्रत्याहार या विलोपन, उस चीज़ से दूर हो जाना, विलोपन हो जाना। तीनों विकल्प हट गए, यानी कि प्रतिक्रिया निर्माण है। प्रतिक्रिया निर्माण होता है कि अंतर्निहित इच्छा तो कुछ और ही है, ठीक है, और हम जो क्रिया करेंगे वो कुछ और ही करेंगे। यानी मुख में राम बगल में छुरी भी हो सकता है इसका, समझ रहे हो ना भाई। मन में तो कुछ और चल रहा है लेकिन सामने क्रिया कुछ और करे, यानी प्रतिक्रिया निर्माण। यानी कि वास्तविक इच्छा कुछ अलग है और हम क्या करते हैं, विपरीत क्रिया करते हैं, तो प्रतिक्रिया निर्माण है, बगुला भगत यही होता है, ठीक है। तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। कोल्ब के अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की निहित 4 समताओं में से कौन सी नहीं है। देखो कोल्ब ने दिया था अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, हालांकि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में या तो कार्ल रोजर्स का नाम आएगा या कोल्ब का आएगा, तो रोजर्स यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोल्ब के अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत ने दी थी वहाँ पे 4 समताएं दी थी मित्रों ना, तो इनमें से एक कौन सी नहीं। पहली इन्होंने दी थी ठोस अनुभव योग्यताएं, ठीक है। दूसरी इन्होंने दी थी पर्यवेक्षण क्षमता व सोच विचार,
ठीक है, ये भी है। तीसरी इन्होंने दी थी अमूर्त संकल्पना निर्माण की क्षमता, ये भी दी थी, लेकिन इन्होंने विभेदन व्यवहार की कोई क्षमता नहीं बताई। इन्होंने चौथी बताई थी कि फिर नई परिस्थिति में वापस परीक्षण करना, यानी पुनः परीक्षण करना, ये चौथी इन्होंने क्षमता बताई थी। विभेदन व्यवहार की क्षमता नहीं बताई। दूसरा विकल्प यहाँ उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 18वें का। चलते हैं प्रश्न संख्या 19वें पर। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य पहचान होती है, किस चीज़ की मुख्य पहचान होती है बताओ बाल्यावस्था के रूप में। तो देखो मित्रों, बाल्यावस्था की बात आ रही, सामाजिक विकास के रूप में मुख्य पहचान होती है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। सामाजिक चेतना का उतना विकास यहाँ पे नहीं होता है पूरा। इसके अलावा अपनी अवस्था की गिरोह से अलग रखना, नहीं, बाल्यावस्था कोई तो भाई गैंग अवस्था, दल आयु, टोली अवस्था बोला जाता, तो गिरोह से अलग रहने की प्रवृत्ति तो है ही नहीं, समूह से अलग रहना। बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वास्थ्य समायोजन, ये भी नहीं है। यह हो जाएगा बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, ठीक है, यानी कि बालक और बालिका एक साथ यहाँ पे इसी उम्र में रहते हैं। कहने का मतलब ये समलैंगिक आयु मानी जाती है, समलैंगिक कहा जाता है इस अवस्था को, ठीक है। जबकि विपरीत लिंग होता है ना, वो किशोरावस्था में होता है। दूसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 में। चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। और ये 20, ये तो भाई साहब बहुत जबरदस्त प्रश्न आया है, देखते ही। किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान किस मानसिक क्रिया में निहित होता है, ऐसे प्रश्न आ जाए और फिर जो बंदे, ये सिलेक्शन वाला प्रश्न है भाई, ये सिलेक्शन दिलाने वाला प्रश्न है मित्रों। किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान किस मानसिक क्रिया में निहित होता है, संवेदना, प्रत्यय, प्रत्यक्षीकरण, उपयुक्त सभी। ये देखो तीनों के तीनों उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि वरना ये प्रश्न पूछते ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो संवेदना, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब संप्रत्यय, ठीक है, और प्रत्यक्षीकरण, तीनों की तीनों चीज़ें मानसिक क्रियाएं हैं। अब भाई ये तो बात जोर की हो गई, ठीक है। तो देखो प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय, संवेदना क्या था, संवेदना होती है ज्ञान का प्रारंभिक अनुभव, यानी प्रारंभिक अवस्था, किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था होती है। यहाँ पे पूछा है वस्तु का पूर्ण ज्ञान, तो संवेदना हटा दो। प्रत्यय होता है किसी वस्तु की विशेषताओं को जानना, उस वस्तु के बारे में जानना, उस वस्तु की विशेषता जानना, तो ये भी हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा प्रत्यक्षीकरण, जो कि ज्ञान की पहली सीढ़ी तो संवेदना है, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान बताया जाता है, उस वस्तु की घटना का, उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है, अर्थ बताया जाता है। संवेदना अर्थ रहित होती है, जबकि प्रत्यक्षीकरण में अर्थ रहता है। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 20 में। तो मित्रों ये थे आज के आपके शिक्षा मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के साथ शेयर भी कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और 20 में से बताएं कमेंट बॉक्स में कितना आपका स्कोर रहा था, और एक मैंने प्रश्न ऊपर दे भी रखा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।